बायोमोलिक्यूल्स ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं, द कॉम्प्लेक्स केमिकल मॉलिक्यूल्स present in living organism and required for growth, nutrition, growth and nutrition. सुनो क्या है बायोमोलिक्यूल? तो एक केमिकल कंपाउंड है। सबसे पहली चीज, केमिकल तो समझता ही होगा, कॉम्प्लेक्स केमिकल कंपाउंड है, बड़ा जटिल बनावट है, सिंपल नहीं है। जैसे आप CO2 पढ़ लो, H2SO4 HNO3, सब सिंपल फॉर्मूले, ये बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बड़े बड़े फॉर्मूले हैं इसके, जो कि प्रेजेंट है हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, हर लिविंग में, हमारे में भी, आप में, सब में है। इसका एग्जाम्पल देखोगे तुमको समझ जाएगा। जैसे देखो एग्जाम्पल, कार्बोहाइड्रेट, क्या सब में कार्बोहाइड्रेट है? बिल्कुल। तुम खाना में डेली क्या खाते हो? कार्बोहाइड्रेट तो खाते हो। कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, एमिनो एसिड, विटामिन्स, ये सारे बच्चों बायोमोलिक्यूल्स हैं। अब देखो ये है बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल। बायोलॉजिकल क्यों? क्योंकि लिविंग में प्रेजेंट है। फिर से सुन लो, इनके नाम में बायो क्यों लगा है? बायो मतलब हो गया प्रेजेंट इन लिविंग, प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मॉलिक्यूल्स मतलब केमिकल कंपाउंड। मतलब ये एक ऐसा केमिकल कंपाउंड है जो लिविंग में प्रेजेंट है कि बायो क्यों लगा? समझ में आ गया ना? लिविंग में होने वाली हर चीजों के नाम पे क्या लगा सकते हैं? बायो। जैसे बायोकेमिकल प्रोसेस सुने हो, हमारे अंदर जो प्रोसेस होता है उसको बायोकेमिकल बोल देते हैं। तो बायो जियो साइकिल सुने होगे, अर्थ और लिविंग के बीच का साइकिल। मतलब बायो नाम तुम बहुत बार कॉमन सुने होगे। बायोडिग्रेडेबल सुने होगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिस चीज को खा के तोड़ देता है। तो बायो वर्ड का मतलब होता है लिविंग। कहीं ना कहीं लिविंग का इंटरफेरेंस आ जाएगा, उन सारे नामों में बायो वर्ड लगाया जाता है। अब मॉलिक्यूल तो तुम सुने हो केमिस्ट्री में, एटम, मॉलिक्यूल सुने होगे कि नहीं? मॉलिक्यूल क्या होता है? बहुत सारे एटम से मिलकर बनने वाले ग्रुप को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूल और बायो, तो दो वर्ड मिलाया है इन्होंने। तो बायो मॉलिक्यूल का मतलब ये हमने तुमको बता दिया। तो बायो मॉलिक्यूल्स किस लिए चाहिए? इंपॉर्टेंस बताइए। इंपॉर्टेंस हम तुमको क्या बताएं? तो देखो यहां से क्या इंपॉर्टेंस। कार्बोहाइड्रेट चाहिए एनर्जी के लिए, फैट और प्रोटीन चाहिए ग्रोथ के लिए, हमारा बॉडी का ग्रोथ। ये देखो यहाँ लिखा भी है, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, एनर्जी, ग्रोथ। ठीक है। अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए, विटामिन बीमारी से बचने के लिए। यानी तो काम एक एक का लिख लो, सबका इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल हो गया। कोई पूछता है बायोमोलिक्यूल क्यों चाहिए, तो भाई यहां से देख लो, एक ग्रोथ के लिए चाहिए, एनर्जी के लिए चाहिए, ग्रोथ के लिए चाहिए, फिर ये क्या के लिए चाहिए? डिजीज कंट्रोल के लिए चाहिए, बीमारी से बचने की क्षमता देता है विटामिन। तो बायोमोलिक्यूल्स कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। देखिए पहला इंपॉर्टेंस है बच्चों, जैसा कि तुमको बता दिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए लिख दो, कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है हम लोगों को। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलता है। ठीक है। प्रोटीन क्या के लिए चाहिए? फॉर्मेशन ऑफ सेल।
सेल्स जो हमारे बॉडी में नया बनता है वो किससे बनता है? प्रोटीन से। ठीक है। फैट किसके लिए चाहिए? एनर्जी के लिए। हो गया। विटामिन चाहिए डिजीज कंट्रोल के लिए। तो बायोमोलिक्यूल्स कितना इंपॉर्टेंट है कि तुम्हारे जीवन का आधार ही यहां से चालू हुआ है। देखो, तुमने ये तो बचपन में जरूर पढ़ा है कि सेल्स से मिलके, जो आपके सेल हैं वो सेल्स से मिलके क्या बना है? टिश्यू। सबने ये पढ़ा होगा बचपन में। और टिश्यू से मिलके क्या बना है? ऑर्गन। और ऑर्गन से मिलके क्या बना है? ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर क्या बना है? लिविंग बॉडी। ये तो आपने जरूर पढ़ा है। क्या आपको पता है सेल का ऐसे बनता है? बताइए, सेल का ऐसे बनता है? तो सेल बनता है बायोमोलिक्यूल से। तुम याद करो, सेल में कार्बोहाइड्रेट लगता है, फैट लगता है बनाने के लिए, अमीनो एसिड, प्रोटीन लगता है क्या? चलो हम बताते हैं, नहीं याद है तो। प्रोटीन से बनता है उसका आरएनए, डीएनए सेल के अंदर होता है। सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, जितने भी मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद जितने भी ऑर्गेनेल्स के मेम्ब्रेन्स होते हैं, उसके बाहर का जो लेयर होता है वो बना होता है कार्बोहाइड्रेट और फैट से, सॉरी फैट से और प्रोटीन से, लिपिड बोलते हैं। लिपिड और प्रोटीन से मेम्ब्रेन बनता है। तो कुल मिलाकर यही सब से मिलके पूरा सेल का निर्माण हुआ है। यानी सेल्स बने हैं बच्चों बायोमोलिक्यूल से। एंड तो बोल सकते हो बायोमोलिक्यूल पूरे ऑर्गेनिज्म को बनाने का भी मॉलिक्यूल है, इसी से पूरा ऑर्गेनिज्म बना है। तो ये नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। ये कैसा है? नॉन लिविंग। ये बात समझना, देखो कितना चमत्कार है, ध्यान से समझना। ये नॉन लिविंग है, लेकिन ये जुड़ जुड़ के जब सेल बनता है तो क्या हो जाता है? सेल लिविंग, जान आ गई, प्राण आ गया। तो नॉन लिविंग चीजों को मिलाएं तो सेल बना लिविंग। ये सब लिविंग है। इधर आगे एक नॉन लिविंग होता है बायोमोलिक्यूल, एक नॉन लिविंग मॉलिक्यूल है। जान उसमें नहीं होता, जो जान हम लोग बोलते हैं। बायो के हिसाब से दो चीजें, एक लिविंग और एक नॉन लिविंग। ये सब नॉन लिविंग है, लेकिन इन्हीं से मिलकर बना है सेल, जो कि लिविंग है। तो आप याद रखिएगा, ये आप नहीं जानते थे कि सेल किससे मिलकर बना है। भाई हम तो ये तो जान रहे हैं सेल टिश्यू ऐसे ऐसे चलता है, तो सेल कहां से आया? तो सेल के अंदर बनाने के लिए प्रोटीन, फैट, लिपिड, यही सब लगे हैं। ठीक है। सेल का निर्माण इन्हीं मॉलिक्यूल से हुआ है, जुड़ जुड़ के। चलिए, तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं हम लोग। पहला बायोमोलिक्यूल पढ़ेंगे। इतना नोट कर लिया आपने? कंपाउंड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान सुनेंगे। इसका डेफिनेशन ये है कि, डेफिनेशन क्या है? ध्यान सुनेंगे। द ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का। द ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंपल, रुको एक सेकंड। द पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन is called carbohydrate। ध्यान से इसको समझते हैं बच्चों, इस बात को क्या बोलना चाह रहे हो। तो इसको समझने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर हम बना के दिखाते हैं। एक स्ट्रक्चर है, ध्यान दे दो। CHO, CHOH,
इसका नाम है ग्लिसरॉल्डिहाइड। ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। या ग्लूकोज आप बना सकते थे, फ्रुक्टोज बना सकते थे, कुछ भी बना सकते थे, सब एक कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज बना के दिखा दे आपको। ध्यान से सुने बच्चों। तो ये हम दो कार्बोहाइड्रेट बनाए। कार्बोहाइड्रेट में तो ये नाम तो जरूर जानते हो, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब जानते होंगे, माल्टोज, लैक्टोज, ये जितने ओज लगे वाले दिखते हैं सब के सब ऑलमोस्ट कार्बोहाइड्रेट ही हैं। अब ये कार्बोहाइड्रेट होते कैसे हैं तो केमिस्ट्री के हिसाब से समझते हैं। ये पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉली मतलब क्या होता है, ज्यादा, मेनी, एक से ज्यादा। पॉली किसको बोलते हैं, एक से ज्यादा। हाइड्रोक्सी यानी OH ग्रुप। ये देखो ये एक ग्लिसरॉल्डिहाइड हमने लिखा है। ग्लिसरॉल्डिहाइड जो है उसमें दो बार OH और अल्डिहाइड है, CHO है तो अल्डिहाइड है, यानी ऐसा अल्डिहाइड है जिसमें OH एक से ज्यादा है, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। या यहाँ पे कीटोन भी होता है, जैसे अगर फ्रुक्टोज का आप बनाओगे, अगर बच्चों आप फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर देखोगे तो यहाँ पर कीटोन होता है, मतलब यहाँ पर अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन। सारे कार्बोहाइड्रेट में फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होता है, नहीं तो क्या होता है, कीटोन होता है, और उसके साथ साथ OH ढेर सारा होता है। तो इसलिए इसके नाम में लिखा पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी एक से ज्यादा OH वाला अल्डिहाइड या कीटोन को हम लोग बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, समझ में आ गया कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा। कोई भी कार्बोहाइड्रेट होगा तो उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होगा या कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा। ये लिख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन अल्डिहाइड और कीटोन present in carbohydrate is aldehyde और कीटोन। ध्यान से सुनेंगे, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है, कोई भी कार्बोहाइड्रेट, बहुत सारे नाम आपको मिलेंगे अभी, कोई भी कार्बोहाइड्रेट जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप या तो अल्डिहाइड होगा या तो कीटोन होगा। ठीक है, अब सुनो अगला इंपॉर्टेंट बात। कोई भी कार्बोहाइड्रेट अगर आप देखोगे तो कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला यहां लिख रहा हूं, द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला ऐसा दिखता है बच्चों, CX और H2OY। समझना, X और Y सेम भी हो सकता है, CX H2OY। चलो कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज एक फेमस कार्बोहाइड्रेट है, C6H12O6। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, C6H2O6? बिल्कुल। ये देखो CXH2OY। फ्रुक्टोज का भी यही फॉर्मूला है। अब आप सुक्रोज का देखो, सुक्रोज शुगर, C12H22O11। तो C12 छोड़ दो आप, H2O11 लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने आपको कुछ एग्जांपल दिखाए हैं जिसमें आप देख सकते हो यही फार्मूला एप्लीकेबल है, CXH2OY। तो कार्बोहाइड्रेट का ये जनरल फार्मूला है, ये आपको दिखता है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब एक और इंपॉर्टेंट बात सुनेंगे, कार्बोहाइड्रेट आता कहां से है, कार्बोहाइड्रेट आया कहां से पृथ्वी पे। तो कार्बोहाइड्रेट बनाया जाता है प्लांट द्वारा। तो बनाया जाता है प्लांट, आपने पढ़ा है। देखो इधर देखो रे, कार्बोहाइड्रेट इज जनरेटेड या प्रोड्यूस्ड
बाय प्लांट्स, बाय कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस। तो सब लोगों को फोटोसिंथेसिस पता होगा। 6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल, सनलाइट, C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। तो देखो यहां पर ये कार्बोहाइड्रेट पैदा हुआ सबसे पहली बार। तो प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, याद रखना। और एनिमल बनाता नहीं, एनिमल प्लांट को ही खा के कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो कार्बोहाइड्रेट बनाता कौन है बच्चों? प्लांट। कैसे बनता है कार्बोहाइड्रेट? सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर ये बनता है। ठीक है, तो CO2 और H2O इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसको मिला करके कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है बच्चों, इतनी बातें समझ में आ गई। तो कार्बोहाइड्रेट का मेन सोर्स प्लांट है, एनिमल कार्बोहाइड्रेट प्रोड्यूस नहीं करता है। ठीक है, प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, नहीं ग्लूकोज बनाता है, और उसको अपने बॉडी में जमा कर लेता है। किस रूप में? स्टार्च। किस रूप में? स्टार्च। और एनिमल स्टार्च को ही खाता है। एनिमल किसको खाता है? स्टार्च को ही हम लोग खाते हैं, याद रखो। नोट कर लिए? इतना बताइए। ठीक है, तो सबसे पहला टाइप है बच्चों ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, खाने में कैसा लग रहा है उस आधार पे। जैसे जितनी भी मीठे चीजें तुम खाते हो, सब में क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तुम लोग पढ़े होगे, अभी दिखाया था। ये देखो, शुगर, सुक्रोज, ये सब मीठी चीजों में होता है। तो मीठी चीजों में आपके पास सुक्रोज है, खाने में मीठा लगता है। ग्लूकोज भी खाने में मीठा लगता है। बट इसका ये मतलब नहीं कि सारे कार्बोहाइड्रेट खाने में मीठे लगते हैं। कुछ कार्बोहाइड्रेट जो खाने में मीठे नहीं लगते, जैसे स्टार्च। हमें बताया स्टार्च मतलब आप पत्ती खा लो कोई भी प्लांट का, मीठा लगता है क्या? स्टार्च हो, पेड़ का छाल खा लो, वो सब स्टोर्ड फूड है, स्टार्च। तो स्टार्च ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको खा के मीठा नहीं लगेगा, बट है कार्बोहाइड्रेट। तो दो क्लास किया इन्होंने। एक जो खाने में मीठा लगता है उसको सुगर्स बोले। क्या बोले? सुगर्स। और जो खाने में मीठा नहीं लगते उनको नॉन सुगर्स। सुगर्स और नॉन सुगर्स, तो दो टाइप इन्होंने बताया। देखिए, पहला है सुगर्स। तो वैसा कार्बोहाइड्रेट द कार्बोहाइड्रेट which is sweet in taste, ठीक है, स्वीट इन टेस्ट होना चाहिए। ये लोग जितने भी हैं सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। शक्कर का दाना देखे हो तुम, वैसे रहते हैं सबके सब, क्रिस्टलाइन सॉलिड रहते हैं, सोलेबल इन वाटर रहते हैं। जितने भी शक्कर वाले सब पानी में घुलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। अभी हमने बता दिया, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ये सब खाने में मीठे लगने वाले हैं। दूसरा होता है बच्चों नॉन सुगर्स।
नॉन शुगर टेस्टलेस होते हैं, जैसे पानी होता है, कोई स्वाद नहीं है। और ये लोग इनसोलेबल इन वाटर भी होते हैं। पानी में नहीं घुलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन है। एग्जाम्पल हम बता दे रहे हैं, पेड़ का छाल यानी सेलुलोज, वो पता होगा ना। सेलवाल, प्लांट में सेलवाल क्या बना होता है, सेलुलोज का। और स्टार्च, अभी हम बता रहे थे स्टार्च, कपास ले लो आप, आपका कपास क्या है, स्टार्च है। कपास क्या है, स्टार्च है। जब भी मन करे सोच लेना। तो स्टार्च पानी में घुलेगा, सोचो कपास पानी में घुलेगा, और सेलुलोज पेड़ का छाल घुलेगा, इस सेलवाल बना होता है। ये लोग नहीं घुलते पानी में, ये लोग नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है, यानी दाने दाने के रूप में नहीं होते हैं, और ये टेस्टलेस होते हैं। इनका नाम नॉन शुगर्स है। चलिए अगला टाइप क्लासिफिकेशन किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस। ध्यान दो बच्चों, हाइड्रोलिसिस के आधार पे पढ़ा गया, इसका नाम है, ये पेपर में आता है, इसका नाम बच्चों मोनोसिक्राइड्स। सेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट, सेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट का इसका नाम सेक्राइड्स होता है। दूसरा होता है बच्चों ओलिगो, और तीसरा होता है पॉली। सिक्राइड्स वर्ड मतलब कार्बोहाइड्रेट, याद रखो, कार्बोहाइड्रेट इज आल्सो कॉल्ड सिक्राइड्स। नोट में लिख दीजिए आप उधर, कार्बोहाइड्रेट को सिक्राइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोसिक्राइड, ओलिगोसिक्राइड, ये क्या है थोड़ा सा समझ लेते हैं, ध्यान दो। कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं जिनको पानी में जाके वो नहीं टूटेंगे, नहीं टूटेंगे मतलब अकेला रहेंगे। जैसे मान लो हम ग्लूकोज को पानी में डाले, ध्यान से तुम देखो, तुम पढ़े हो बचपन से, तुम एक रिएक्शन बड़ा घुमा घुमा के पढ़ोगे, C12H22O11, इसको जैसे हम पानी में डालते हैं तो टूट जाता है C6H12O6। ये रिएक्शन सबने अपनी जिंदगी में जरूर पढ़ा है। और C6H12O6 सेम फार्मूला होता है, लेकिन हम एक को ग्लूकोज बोलते हैं और एक को क्या बोलते हैं, फ्रुक्टोज। क्या आपने ये जिंदगी में कहीं फार्मूला पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ोगे, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ाया गया, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, 10th में पढ़ाया गया होगा, फर्मेंटेशन में, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में। एक ही रिएक्शन तो 10 जगह पढ़ाया जाता है। क्या भाई, अल्कोहल बनाते हैं तो मोलेसेस लेते हैं, उसको पानी में डालते हैं तो टूट जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में, याद होगा। तो वहां मिला होगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर में मिला होगा, ऑर्गेनिक में भी मिलता है, हाइड्रोलिसिस में भी मिलता है, हाइड्रोलिसिस बोलते हैं इस रिएक्शन को। चलिए तो इसको हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट है, कैसे पता चल रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन देख के मत बोल देना, फिर तो सारा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। ऑर्गेनिक में सब है कार्बोहाइड्रेट, बट तो वो फार्मूला देखना, CxH2O(Y), CxH2O(Y), यानी ये इसका डबल होना चाहिए। ऑक्सीजन का डबल क्या होना चाहिए, H होना चाहिए। और उसमें ये भी ध्यान दो, ये भी शर्त मैच करना चाहिए, OH, पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, हमेशा दिमाग में चलना चाहिए। पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड कीटोन, OH एक से ज्यादा बार होना चाहिए, अल्डिहाइड या कीटोन फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तो इसको समझते, देखो मोनोसिक्राइड मतलब जिसको हम पानी में डाले, मान लो ग्लूकोज को डाले पानी में, तो वो टूटेगा नहीं, टूटेगा, ग्लूकोज ही रहता है। तो जो नहीं टूटे, फ्रुक्टोज को डालो नहीं टूटता। लेकिन ओलिगो क्या होता है, तो ओलिगो ऐसा होता है जिसको, ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डाला जाए, जिसके 2 टुकड़े से लेकर के 10 तक, याद रखो,
2 to 10, 2 से 10 यूनिट्स प्रोड्यूस होगा, उसको बोलते हैं ओलिगो। मतलब ओलिगो में सब डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा सब आ गया। जैसे इसका नाम मोनोसिक्राइड है, तो इसको देखो, ये देखो ध्यान से, ये सुक्रोज है। क्या फॉर्मूला है इसका? सुक्रोज। सुक्रोज को पानी में डाले 2 बन गया, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। कितने टुकड़े हुए इसके? 2। तो ये 2 टुकड़े हुए, तो ये 2 वाले में आएगा। इसका नाम डाइसिक्राइड हो गया। क्या नाम हो गया? डाइसिक्राइड। फिर अगर हम डाले पानी में कोई कार्बोहाइड्रेट, उसके 3 टुकड़े हो तो उसका नाम ट्राइसिक्राइड। फिर 4 टुकड़े हुए तो टेट्रा। ऐसे करके होता है, ठीक है। अब सुनो, तो 2 से 10 तक को मिला के एक ही नाम दिया, ओलिगो, ओलिगोसिक्राइड्स, ठीक है। और पॉली मतलब जिसके 10 से ज्यादा, जिस कार्बोहाइड्रेट को पानी में डिजोल्व करके 10 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो गए, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? पॉलीसिक्राइड्स, ठीक है। चलिए, तो ये टाइप्स आपको समझ गया। इनका हम लोग डेफिनेशन और एग्जांपल लिख लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहला हम लोग मोनोसिक्राइड्स पढ़ते हैं, ठीक है बच्चों। सिक्राइड्स वर्ड का मतलब कार्बोहाइड्रेट, लिख लिया आपने कहीं? सिक्राइड्स मतलब क्या होता है बच्चों? कार्बोहाइड्रेट। लिख लिया कि नहीं लिख लिया? तो ये वर्ड बहुत खटकेगा दिमाग में। कार्बोहाइड्रेट का एक वर्ड बनाया गया, सिक्राइड्स। तो क्या होता है मोनोसिक्राइड? इट इज the carbohydrate we do not hydrolyze. वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको हम हाइड्रोलिसिस नहीं कर सकते, ठीक है। हाइड्रोलिसिस में नहीं कर सकते मतलब जैसा पानी में डालोगे वैसा ही रह जाएगा। जैसे फिर से समझ लीजिए, ग्लूकोज है, इसको आप पानी में डालो, ये ग्लूकोज ही रहेगा। क्या ये ब्रेक हुआ? नहीं हुआ। हाइड्रोलाइज मतलब होता है जो ब्रेक हो जाए, ब्रेक होना। हाइड्रोलिसिस आप सुने होंगे, किसी भी कंपाउंड में पानी में जब वो जाए तो वाटर ब्रेक हो जाए, HOH, और उसमें रिएक्ट कर जाए। किसी से H कर जाए रिएक्ट और किसी से OH रिएक्ट कर जाए, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हाइड्रोलिसिस। इसका तो हाइड्रोलिसिस हुआ ही नहीं, ये टूटा ही नहीं। ये कार्बोहाइड्रेट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, ठीक है। याद रखो, मोनोसिक्राइड्स का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। मोनो मतलब एक टुकड़ा, एक डाले एक ही रह गया मतलब वो टूटा ही नहीं। एक डाले एक ही रह गया मतलब टूटा ही नहीं। अगला सुनो, दे कंटेन्स 3 to 7 कार्बन एटम्स। ये लोग 3 से 7 कार्बन एटम्स रखते हैं, ठीक है। ध्यान से सुन लो, इनका जनरल फॉर्मूला है बच्चों ऐसा, CH2O और N। मतलब पूरे में कॉमन आ जाएगा इस बार पूरे में कॉमन आ जाएगा। ध्यान से सुन लो, फॉर्मूला बता दे रहे हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज, ये तुम जान ही रहोगे। दोनों का फॉर्मूला ऐसा है, C6H12O6। देखें, इस में 6 कॉमन आ सकता है, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको, CH2O पे 6 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो लिखो, ओलिगोसिक्राइड। देखो, ओलिगो वर्ड कहां से आया? ओलिगो मतलब होता है फ्यू,
वर्ड्स थोड़े इस चैप्टर का ग्रीक वर्ड्स आए, जैसे सेक्राइड्स भी ग्रीक वर्ड है, जिसका मीनिंग सुगर होता है, मीठापन। तो मीठापन को सेक्राइड्स बोल देते हैं हम लोग, कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, ओलिगो मतलब फ्यू, थोड़े से, मतलब ऐसे ऐसे सेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट, सेक्राइड्स यानी कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसको पानी में डाल के कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाए। तो कितने बन जाते हैं? 2 से 10 तक। ठीक है, तो क्या डेफिनेशन हो जाएगा? यही, द कार्बोहाइड्रेट which produce 2 to 10 units of monosaccharides। दो से 10 मोनोसेक्राइड प्रोड्यूस करेंगे ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी 2 कर सकते, 3 कर सकते, 4 कर सकते, ऐसा। ठीक है, पानी में डालने पर, हाइड्रोलिसिस करने पे 2 से 10 तक ये लोग प्रोड्यूस करेंगे मोनोसेक्राइड। मोनो, 2 से 10 तक क्या प्रोड्यूस करेंगे? मोनोसेक्राइड। ठीक है, जैसे इसमें पहला ले लीजिए डाइसेक्राइड्स। डाइसेक्राइड्स का एग्जांपल है बच्चों सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोस। तो इन सबका जनरल फार्मूला एक ही है, C12H22O11। सुन लेना, इन सबका जनरल फार्मूला एक ही है, बड़ा अच्छा है। जैसे ग्लूकोज फ्रुक्टोज का एक ही है, बट एक्चुअली ये लोग पूरा अलग है। आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया जाएगा तो देखेगा, इनका ऑप्टिकल प्रॉपर्टी अलग है, रोटेशन अलग है, सब अलग है, टोटली डिफरेंट है, टोटल अलग, पूरा का पूरा प्रॉपर्टी अलग है बच्चों। लेकिन फार्मूला सेम है मिलने के बाद। ये फंक्शनल आइसोमर है एक दूसरे के, बाद में पढ़ाया जाएगा। एक अल्डिहाइड है, कीटोन है, ऐसा रहता है। फार्मूला सेम है, थोड़ी देर के लिए आपको आसान लगेगा, बाद में थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है, लेकिन अभी आपको इजी लग रहा होगा। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये सब के फार्मूला यही है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने रिएक्शन लिखा था कि जैसे ही आप इसको पानी में डालोगे कितने यूनिट बनते हैं? 2, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। सबको पता है? बिल्कुल। तो इससे 2 यूनिट बनता है, इसलिए इसका नाम डाइसेक्राइड रखा गया। ठीक है, ट्राइसेक्राइड कितने बनाएंगे हाइड्रोलिसिस करने पे? 3 बनाएंगे। रेफिनोस एंड सो ऑन, ऐसे ही जाने दो, अब इतना नहीं लिखते हैं। तो डाई, ट्राई, टेट्रा ऐसे लिख सकते हो आप। तो ओलिगोसेक्राइड क्या होगा? समझ गया होगा, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस अगर हम करें तो 2 से 10 तक मोनोसेक्राइड बन सकता है। अगर इसका तुमने किया तो 2 मोनोसेक्राइड बनेगा, इसका करोगे तो 3, 4, 5, 10 तक इसमें आते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया बच्चों? जल्दी बोलिए, आगे बढ़े। चलिए, तो ज्यादातर जो सुगर्स होते हैं, सुगर्स मीठे लगने वाले, वो लोग इन दोनों में आते हैं। 100% अब गारंटी नहीं लेते हैं, लेकिन जो भी सुगर्स हैं, जो भी हैं, वो मोनोसेक्राइड में आते हैं, नहीं तो क्या में आते हैं? डाई। ऐसे तीनों सुगर्स हैं, सुक्रोज भी मीठा लगता है, माल्टोज भी मीठा लगता है, और लैक्टोज भी। दूध में होता है ना, मिल्क सुगर बोलते हैं, लैक्टोज को क्या बोलते हैं? मिल्क सुगर। ये हम लोग शुगर खाते हैं। ठीक है, तो ये ज्यादातर जो मीठे लगने वाले हैं इन्हीं 2 में आते हैं। अब आते हैं पॉलीसेक्राइड्स में। नोट कर लिया आपने ना? ठीक है, अभी हम लोग बस डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रहे हैं, स्ट्रक्चरल नहीं, स्ट्रक्चरल पढ़ना आगे। तो नेक्स्ट है बच्चों पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स क्या हो गया? तो वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसका हाइड्रोलिसिस करने पे लार्ज नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस हो।
ठीक है, ये लोग नॉन सुगर्स होते हैं, ये पक्का है। इनमें जो भी मीठे नहीं होते वही आते हैं, मीठा वाला कोई नहीं है। तो इन दोनों में आप चाहो तो लिख सकते हो, सुगर्स भी बोलते हैं इनको। ये लोग मीठा होता है और ये क्या होता है, नॉन सुगर्स। तो पॉलीसेकेराइड क्या है, द कार्बोहाइड्रेट which produce large number of monosaccharides on hydrolysis, जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड्स बनाता है हाइड्रोलिसिस करने में, ठीक है, 10 से ज्यादा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड इनको नॉन सुगर्स भी बोल सकते हैं। नॉन सुगर्स का मतलब क्या हो गया, जो स्वीट टेस्ट में नहीं हो। इसका एग्जांपल बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर जाओ। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन। चलिए याद हो गया, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, याद हो गया ना। फिर से देखो, मोनोस एग्जांपल याद करते हैं, एग्जांपल ही मेन है पेपर के लिए, कहानी तो नाम से भी पता चल रहा। मोनोसेक्राइड मतलब जो पानी में जाके नहीं टूटेगा। ऐसा मत बोला कि एक टुकड़े में टूटेगा, नहीं टूटेगा। क्यों, एक बार रहने का मतलब टूटा ही नहीं ना भाई। कुछ पानी में ये पेन डाले और पेन एक ही है तो टूटा कहां। एग्जाम्पल बताओ, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, दो तो सबको याद रहता है, राइबोस याद रखना है तो रखो, नहीं मतलब। ओलिगोसेक्राइड में जो पानी में जाके 2 से 10 यूनिट तक प्रोड्यूस करे हाइड्रोलिसिस होने पे, ठीक है। एग्जाम्पल अगर डाइसेक्राइड पूछेगा तो डाई में 3 ओस वाले हैं, तीनों का फॉर्मूला सेम है, देखो याद करो, तीनों मीठे भी लगते हैं, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोस, लैक्टोज। तीनों के तीनों क्या है बच्चों, तीनों के तीनों आपके डाइसेक्राइड है। फार्मूला क्या है, C12H22O11। उसके बाद ट्राई मत याद करो, कोई जरूरत नहीं है, ओलिगो का एग्जांपल हो गया ना, खत्म करो। पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड का एग्जांपल है स्टार्च, सेलुलोज, ये दो अभी पढ़ाए थे नॉन सुगर्स में। देखो कितना फायदा है, एक एग्जांपल याद रखने से हर जगह काम चलता है। नॉन सुगर्स में भी एग्जांपल है, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन हम आपको कहानी सुनाते हैं, याद रहेगा। देखो स्टार्च क्यों याद रखना चाहिए बताते हैं। एनिमल अपना खाना, प्लांट अपना खाना किस रूप में जमा करता है, स्टार्च के रूप में। प्लांट में जो भी तुम खाते हो स्टार्च आता है। तुम सुनोगे लीफ में स्टार्च टेस्ट हुआ होगा 10th में, तो लीफ में भी स्टार्च रहता है, हर जगह प्लांट में स्टार्च रहता है। यानी प्लांट में अपना फूड वो स्टार्च के रूप में स्टोर करता है। सेलुलोज तो तुम जानते होगे सेल वाल, ये तो सुनते याद आता है, सेलुलोज यानी सेल वाल, सेलुलोज यानी सेल वाल। ग्लाइकोजन आपको बताते हैं, एनिमल अपना फूड स्टोर करता है ग्लाइकोजन। ओ, हमारे बॉडी में क्या जमा होता है, ग्लाइकोजन, याद रहेगा। ग्लूकोज नहीं, हम लोग खाते हैं, ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज ज्यादा हो गया तो स्टोर हो जाता है बॉडी में, किस रूप में, ग्लाइकोजन। तो ये एनिमल का स्टोर फूड है और ये प्लांट का स्टोर फूड है, दोनों का जमा खाना। सेलुलोज सेल वाले, क्लियर हो गया बच्चों इतना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इस्तेमाल इसमें पड़ती है, तो आपसे निवेदन है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन करते रहे, भूल जाएंगे नहीं तो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पढ़ाया गया था। ध्यान से इधर कोने में लिखते हैं, माइल्ड, माइल्ड मतलब मीडियम, ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं। कौन कौन था आपको बता रहे हैं, याद होगा आपको, टोलेंस रिएजेंट, टोलेंस रिएजेंट बराबर। टोलेंस रिएजेंट पे क्या लिखते थे हम लोग, अमोनिएटेड सिल्वर नाइट्रेट, यानी AgNH3 होल ट्वाइस +1, ये फॉर्मूला होता था। दूसरा था फेहलीन सोल्यूशन, फेहलीन सोल्यूशन, ठीक है। फेहलीन सोल्यूशन में हम लोग ऐसा बस Cu+2 लिखते थे और कुछ नहीं, क्यूप्रिक आयन, क्यूप्रिक आयन, ये फेहलीन सोल्यूशन में इसी में लिखते हैं। अब सुनो क्या होता था, तो आपको पूरी कहानी समझाते हैं हम आपको। तो आपने देखा होगा कि अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप को, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप CHO होता है,
अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, चलो क्या रिएक्शन ही लिख लेते हैं ना, CH3CHO, ये अल्डिहाइड है। इसका रिएक्शन अगर आप इससे इससे किसी से भी करा दो, इसी से करा लो, चलो Cu+2, तो ये कौन सा रिएजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग, मतलब इसको ऑक्सीडाइज करता था, इसको क्या करता था बच्चों, ऑक्सीडाइज करता था। ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन देता था, तो ऐसा बना देते थे, याद करो CH3COO- बना देते ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन, और उसके बाद प्लस कॉपर, ये खुद बन जाता था Cu2O, क्या बन जाता था, Cu2O, सही है क्या। ये दोनों के दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपका बेसिक मीडियम में काम करते हैं, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हमने लिखते हैं, ऐसा ही उसमें भी होता है। अब तुम एक बात ध्यान देना, एकदम एक बात बहुत प्रेम पूर्वक ध्यान देना, कॉपर ने इसका ऑक्सीडेशन किया, ये बात बिल्कुल सही है, ऑक्सीडेशन करने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं ना। लेकिन तुम ये बात हमेशा सुनोगे कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसके खुद का क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के खुद का क्या होता है, दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करता है, खुद का क्या होता है, खुद का रिडक्शन होता है। खुद का क्या होता है बच्चों, रिडक्शन हो जाता है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या, कॉपर +2 था, इससे बन गया Cu2, यानी कॉपर +1 बन गया। Cu2O में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +1, तो देखो +2 से +1 बना, यानी खुद का क्या हो गया, रिडक्शन। यही बात हम बताने के लिए लिख रहे थे, यानी इसका मतलब कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या होता है, रिडक्शन, और वो दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज। चलिए अब आ जाइए इधर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी के आधार पे इन्होंने दो टाइप बनाया, एक नाम था रिड्यूसिंग शुगर, और दूसरा है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ध्यान से सुन लो, रिड्यूसिंग शुगर क्या है, तो देखो तुमने अभी देखा कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है बच्चों, अभी आपने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है उसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, भाई पर ना इसका नाम क्या बताता है, पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, और OH भी है। तो इन दोनों ग्रुप को ये ऑक्सीडाइज कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है माइल, और ऑक्सीडाइज करके कुछ बना देगा ओइक एसिड, और खुद का हो जाएगा रिडक्शन। खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। इसको पता भी चलता है, देखो इसका जब रिडक्शन होता है तो रेडिश ब्राउन कलर प्रोड्यूस होता था ना, ये कौन सा कलर प्रोड्यूस होता है, रेडिश ब्राउन कलर। टॉलेंस रिएजेंट में क्या प्रोड्यूस होता था, सिल्वर मिरर, क्या प्रोड्यूस होता था, सिल्वर मिरर, तो हमको पता भी चल जाता था। तो रिड्यूसिंग शुगर उसको बोलेंगे जो इनसे रिएक्ट करके और इनको रिड्यूस कर दे। देखो कैसा अभी उल्टा कर दिया इन्होंने, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद का क्या होता है, रिडक्शन, सही है ना। तो जब इनसे ये रिएक्ट किया तो तुम इसको ऐसा बोल रहे हो कि ये इसको ऑक्सीडाइज किया, बिल्कुल सही है। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये इसको रिड्यूस किया, बिल्कुल भाई इसने इसको ऑक्सीडाइज किया, लेकिन खुद का तो रिडक्शन हुआ, तो हम रिडक्शन के लिए इसको जिम्मेदार ठहरा सकते कि नहीं, बिल्कुल ठहरा सकते हैं। हम बोल देंगे इसने इसको रिड्यूस किया, अल्डिहाइड ने इसको रिड्यूस किया, अल्डिहाइड ने फेलिन सोल्यूशन को रिड्यूस कर दिया। बस इसी भाषा का इस्तेमाल इन्होंने किया है, ध्यान से समझना। तो कार्बोहाइड्रेट में अल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल 3 फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो अगर अल्डिहाइड मिल गया तो उसका भी ऑक्सीडेशन ये लोग करा देंगे, रिएक्ट कर जाएंगे उसकी वजह से। अल्कोहल मिल गया उसकी वजह से भी कर जाएंगे। तो ऐसा शुगर जो फेलिन सोल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कर जाए, ये सीधा समझो, रिएक्ट कर जाए, बट इसको इन्होंने घुमा के क्या बोला, रिड्यूस कर दे उनको। बात देखिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का रिडक्शन ही होता है, उनको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। जितने भी मोनोसिक्राइड्स है, सिर्फ मोनोसिक्राइड, इसलिए तुमको नाम पढ़ाएंगे मोनो डाई, अब सारी बात उसी में होगी।
जितने भी मोनोसिक्राइड्स है, मोनोसिक्राइड्स कौन कौन है बताओ जल्दी से, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, और भी है राइबोस भी है, ग्लैक्टोस भी है। तो सुनो, जितने भी मोनोसिक्राइड्स हैं, जितने भी मोनोसिक्राइड्स हैं, सबके सब रिड्यूसिंग शुगर हैं, और बाकी कोई रिड्यूसिंग नहीं है, ना डाई है ना ओलिगो है, मतलब कोई नहीं। अब एक बच्चा सवाल पूछा कि सर आपने तो बोला जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सब में अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, चाहे वो मोनो हो, चाहे वो डाई हो, चाहे वो कोई भी हो, बराबर, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का ही डेफिनेशन है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन। तो फिर आप ये क्यों बोल रहे हो कि सिर्फ टॉलेंस रिएजेंट से मोनो वाले रिएक्ट करेंगे और पॉली वाले और ओलिगो वाले नहीं करेंगे, जबकि सब में अल्डिहाइड कीटोन है? तो बहुत सीधा जवाब है कि आप पॉली और ओलिगो का स्ट्रक्चर नहीं देखे हो, अगर देख लोगे तो ऐसी बकवास नहीं करोगे। कैसे सर? तो क्या होता है कि जो पॉली और ओलिगो होते हैं उनका अल्डिहाइड ग्रुप ना यूज हो जाता है कहीं ना कहीं, आप खुद में अंदर अंदर ही रिएक्शन करके ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ठीक है, आपको पास बुक है तो आप पलट के देख भी सकते हो आगे। ये इनमें पास जो अल्डिहाइड ग्रुप होता है वो अंदर अंदर रिएक्ट करके साइक्लिक बना लेते हैं, मतलब वो यूज हो गया रहता है, अल्डिहाइड दिखेगा नहीं इसमें तुमको। और आप पॉलीसिक्राइड का या ओलिगोसिक्राइड का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसा ऐसा रहता है, देखो कहां अल्डिहाइड है नहीं कहीं भी। अब इसमें नो अल्डिहाइड नो रिएक्शन, तुमको पता होगा ये लोग कीटोन से रिएक्ट नहीं करते थे, ये बात पता है क्या? ये लोग कीटोन से रिएक्ट नहीं करते थे, सिर्फ किससे करते थे? अल्डिहाइड से। किससे करते थे? अल्डिहाइड से। तो ध्यान से सुन लो, तो अल्डिहाइड ग्रुप रहेगा तो रिएक्ट करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे उसको। तो सबके सब कार्बोहाइड्रेट फेलिन सोल्यूशन से रिएक्ट कर जाएंगे। ये क्वेश्चन हो सकता है बड़ा अच्छा सा कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट है सब टॉलेंस रिएजेंट और फेलिन सोल्यूशन से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि उनमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। सही है? गलत? गलत है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि कौन रिएक्ट करेगा सिर्फ इसमें? रिड्यूसिंग वाला, नॉन रिड्यूसिंग वाला नहीं करेगा। क्यों यही करेगा, ये नहीं करेगा? क्योंकि इसमें अल्डिहाइड ग्रुप फ्री रहता है, इसमें अल्डिहाइड ग्रुप फ्री नहीं रहता है, कहीं यूज हो गया रहता है। The carbohydrate which reduces Fehling solution and tolerance reagent is called reducing sugar. उसको हम लोग रिड्यूसिंग शुगर्स बोलते हैं, बराबर। अगला पॉइंट में लिख लो, ऑल मोनोसिक्राइड्स are reducing sugars because they have free aldehyde group. ठीक है बच्चों, इतना एग्जाम्पल समझ में आ गया आपको? नॉन रिड्यूसिंग मतलब जो रिएक्ट नहीं करेगा। The carbohydrate which do not reduces
तो रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर फिर से एक बार समझ लें। रिड्यूसिंग शुगर क्या हो गया, वैसा कार्बोहाइड्रेट जो फेलिन सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट को रिड्यूस कर दे। जितने भी मोनोसिक्राइड, ये क्वेश्चन हो सकता है, जितने भी मोनोसिक्राइड है सब रिड्यूसिंग है, बिकॉज उनके पास अल्डिहाइड और ग्रुप जो है फ्री है। अल्डिहाइड ग्रुप जो है क्या है, फ्री है, मतलब रिएक्शन करने के लिए किसके साथ, इनके साथ। चलिए, तो जैसे ग्लूकोज, राइबोज, ग्लैक्टोज, ये सब ऑल बोल दिया ना हमने, फ्रुक्टोज भी लिख लो। अब सुनो, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, द कार्बोहाइड्रेट विच डू नॉट रिड्यूसेस, रिड्यूस मतलब रिएक्ट, विच डू नॉट रिड्यूसेस फेलिन सॉल्यूशन एंड टॉलेंस रीजन, जो इनको रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो क्या होता है, रिड्यूसिंग ग्रुप जो होते हैं इनके अल्डिहाइड, वो गेट बॉन्डेड, बॉन्ड बन जाते हैं, इसलिए वो नॉन रिड्यूसिंग हो जाता है। जैसे एग्जांपल है सुक्रोज, ठीक है, सब मोनोसिक्राइड्स। मोनोसिक्राइड्स के दो टाइप बच्चों, पहला है अल्डोस, अल्डोस किसको बोलते हैं, जिसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो, उसको हम लोग अल्डोस बोलते हैं, ठीक है। इसको नाम कैसे लिखते हैं, तो कितने बार OH है उस हिसाब से भी लिखते हैं। जैसे समझो यहां पे ध्यान से, जैसे एक कंपाउंड है ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लिसरॉल्डिहाइड अभी हम आपको बना के दिखाए थे, कैसा था बताइए, ऐसा था CHO, CHOH और CH2OH, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं, ध्यान दीजिए, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, C3H6O3, ये फॉर्मूला हो जाएगा। देखिए केमिकल फॉर्मूला, ध्यान से एक चीज समझो, केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, ऐसा हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा, इसको कौन से टाइप में रखते हैं, एल्डोट्रायोस, एल्डोट्रायोस। ये क्या है, ट्राई मतलब 3 कार्बन, ट्राई मतलब 3 कार्बन, एल्डो मतलब अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, यानी इससे हमको पता चल रहा है अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप भी है और 3 कार्बन भी है, ठीक है। एल्डोट्रायोस समझ में आ गया। उस तरह कीटोट्रायोस भी होता है, चलो ग्लूकोज की बात करते हैं। ग्लूकोज की बात करते हैं, ठीक है। C6H12O6, इसको हम लोग बोलते हैं एल्डो, कितना कार्बन है 6, तो हेक्सोस, एल्डो हेक्सोस, ठीक है, ट्रायोस, हेक्सोस। तीसरा अगर आप बात करोगे राइबोस का, जो जो फेमस है हम वही लिख रहे हैं, राइबोस, इसको बोलते हैं कीटोपेंटोस, कीटोपेंटोस, ठीक है। अगला आ गया आपका फ्रुक्टोस पे देख लेते हैं बस आखिरी,
बोर कर रहा होगा आपको? आसान है, ध्यान से देखो, बहुत आसान है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। फ्रुक्टोज का भी फॉर्मूला C6H12O6 है। देखिए है कीटो हेक्सोस। तो ये क्या समझ में आया बाबा? ये क्या लिख दिया सर आपने? अरे यार, हमने तुमको 2 टाइप्स ऑफ मोनोसिक्राइड पढ़ा है, एक अल्डोस होता है और दूसरा कीटोस होता है। यानी कीटोस का मतलब कीटोन फंक्शनल ग्रुप होगा, C डबल बॉन्ड O, जानते हो ना इसको, CO भी लिखते हैं। तो ये कुछ नाम है, ये सब मोनोसिक्राइड है, सबके सबके कौन है? मोनोसिक्राइड। मोनोसिक्राइड का टाइप है, इनके हमने केमिकल फॉर्मूला लिखा, 3 4 वाला नहीं है। देखो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 का है, 4 का हटा दो, 5 का है राइबोस, 6 का है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज, दोनों 6 कार्बन का है, ठीक है। बट देखो इसको यहाँ देख के क्लियर नहीं हो रहा है, यहाँ हो रहा है थोड़ा सा। देखो अल्डोहेक्सोस मतलब 6 कार्बन और अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, कीटोहेक्सोस मतलब 6 कार्बन और कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्लियर हो रहा है? अच्छा, फार्मूला तो तुमको बताए थे कि जितने भी मोनोसिक्राइड है सब ऐसा होते हैं, CH2O और उसका पावर N, मतलब पूरा एकदम टेबल में होंगे। ध्यान से देखो, 3 6 3 6 12 6 5 10 5 6 12 6, दिख रहा है ना? ये हम बताए भी थे ऐसे ही होता है। तो एकदम याद करने की ज्यादा हेडेक नहीं है इसका फॉर्मूला, बस आपको नंबर याद रखना है, कौन से कितने नंबर के। देखो 3 कार्बन से ही चालू होता है, ये भी हम बताए थे। मोनोसिक्राइड कितने चालू होता है? 3 से लेके 7 कार्बन तक होता है, 3 से लेके 7 कार्बन तक होता है पूरे मोनो, चाहे वो अल्डोस हो चाहे वो कीटोस हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो 3 कार्बन से सबसे पहले ग्लिसरॉल्डिहाइड है, 3 कार्बन के लिए ग्लिसरॉल्डिहाइड है। 4 कार्बन का नहीं है, मतलब हम लोग पढ़ नहीं रहे, जरूरत नहीं पड़ती है उसकी, बोलोगे तो हम बता देंगे। इथ्रोसर, 5 कार्बन का राइबोस, 5 राइबोस, ऐसे याद करें, 5 राइबोस, 6 नंबर पे ग्लूकोज फ्रुक्टोज, याद है हम लोग को, ठीक है? याद हो रहा है? अब फार्मूला लिखना बहुत अति सरल, जैसे आपको याद हो गया, राइबोस पेंटोस में आता है, राइबोस 5वें नंबर पे आता है, तो बस आपको C लिखना, H लिखना, O लिखना। यहाँ 5 लिखो तो यहाँ 10 लिखो, यहाँ 5 लिखो। क्लियर है? आ रहा है फार्मूला समझ में ना? तो यह अल्डोस और कीटोस क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो सबने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ा होगा, थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर लेते हैं एक बार रिवीजन। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है? तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कर दें, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें, एक खास प्रकार का लाइट है, ठीक है, उसको घुमा सके। वो क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे तो लीवो बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिव को पता करने का दूसरा तरीका है काइरल कार्बन। काइरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसमें 4 अलग अलग लोग जुड़े हो, 4 मॉलिक्यूल जुड़ा हो, लेकिन चारों अलग होना चाहिए। क्यों भाई, क्यों चारों अलग होना चाहिए, बता सकते हो तुम? क्योंकि बोलते हैं इसका जो मिरर इमेज होना चाहिए एक दूसरे पर सुपरपोज नहीं होना चाहिए। ये तुम पढ़े हो, 2-ब्यूटेनॉल का काइरल कंपाउंड है, ठीक है। 2-ब्यूटेनॉल क्या है? काइरल है। अभी ये D है, इसका इमेज बनेगा तो L हो जाएगा, समझना। तो काइरल कार्बन होना चाहिए। काइरल कार्बन मतलब ऐसा कार्बन जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़ा होना चाहिए। वो काइरल कार्बन होता है, ठीक है। और उस कंपाउंड को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब वो लोग लाइट को घुमाने में सक्षम है। ध्यान से सुन लो मेरी बात को, तो एकदम नोट में यहां लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट। क्या नोट है? ऑल मोनोसिक्राइड्स
मोनोसिक्राइड्स एक्सेप्ट कर लो ब्रैकेट में, एक्सेप्ट टेट्राकीटोस, बस ये वाला छोड़ के। एक्सेप्ट में क्या होगा, नहीं कीटो पहले लिखते हैं ना, कीटो टेटोस, कीटो कीटो क्या लिखते हैं 4 के लिए बताइए, कीटो टेट्रोस। All monosaccharide except ketotetrose are optically active। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल, मतलब इसमें से कोई भी तुम स्ट्रक्चर बना लो। चलो हम लोग इसका बना के देखते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड का। ध्यान से देखो, ग्लिसरॉल्डिहाइड में आपको अभी बताए थे, ऊपर में होता है CHO, यहां पर होता है CHOH, और यहाँ पे नीचे होता है CH2OH। और अब ध्यान से देखो तो इस कार्बन पे जो 4 अलग अलग लोग जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, जुड़े हैं ना। देखिए इधर OH जुड़ा है, इधर H जुड़ा है, इधर एल्डिहाइड और इधर CHO, चारों अलग अलग है। तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कायरल। और इस कंपाउंड को क्या बोलेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, दूसरा आप सब में बना सकते हो, लेकिन हम लोग सब में अभी नहीं बना रहे, धीरे धीरे करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब एक और बात सुनो, तो मोस्टली 100% नहीं, मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट के डेफिनेशन में कोई कोई ऐसा भी लिख देता है, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव। ध्यान सुनो, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच इज ऑप्टिकली एक्टिव इज कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, ये बात जरूर होगा, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड और कीटोन विच अंडरगो हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस में जाता है, जो हाइड्रोलिसिस होता है। बराबर, तो ना भी पढ़ा, मोनो तो नहीं टूटता है, डाई ट्राई टेट्रा टूटता है। तो फिर से सुनो, क्या सारे कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होते हैं, नहीं, मोनो का नहीं होता। क्यों, हाइड्रोलिसिस में तो होता टूटना। क्या मोनो पानी में टूटा था, नहीं, क्लियर लिखा था, दे डू नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड, याद रखना, वो हाइड्रोलाइज होता ही नहीं है। डाई होता है, ट्राई टेट्रा सब होते हैं, वो नहीं होता। हाइड्रोलाइज का मतलब टूटना होता है, और वो टूटता ही नहीं है, जैसा था वैसा ही रहेगा। इसको पानी में डाल दो, ये नहीं टूटेगा, ऐसा ही रहेगा। तो जितने भी मोनोसिक्राइड्स हैं बच्चों, इसको छोड़ के कीटोटेट्रोस मतलब 4 कार्बन आएगा, कीटोन फंक्शनल ग्रुप आएगा, वो सब ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब कायरल होते हैं। ठीक है,